कल्पना कीजिए मार्च का पहला हफ्ता चल रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी है और हर जगह एसी और पंखे अपनी पूरी क्षमता पर चल रहे हैं। जो कि इस महीने के लिए काफी असामान्य बात है। बिल्कुल। मतलब पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर जहां आमतौर पर इस समय हल्की गुलाबी ठंड होती है, वहां पारा एकदम आसमान छू रहा है। हाँ, एक तरह से भयंकर लू वाली स्थिति बन गई हम्म, थी। और फिर अचानक से कुछ ही दिनों के भीतर पूरी तस्वीर पलट जाती है। उसी आसमान से 24 घंटे के अंदर 115 मिलीमीटर बारिश और क्रिकेट की गेंद के आकार के ओले गिरने लगते हैं। ये सच में ऐसा था जैसे किसी ने मौसम के साथ कोई क्रूर मजाक किया हो। वही तो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे देश को एक धधकती बट्टी से निकाला और सीधे किसी डीप फ्रीजर में धकेल दिया हो। मार्च 2026 में भारत के साथ बिल्कुल यही हुआ था। और आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का मकसद सिर्फ इस बात पर हैरानी जताना नहीं है कि मौसम कितना अजीब था। सही कहा। आज की इस चर्चा में हम इस रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। हम उन स्रोतों और डेटा को डिकोड करेंगे जो बताते हैं कि वायुमंडल में आखिर ऐसा क्या टूटा या जुड़ा जिसने इस एक्सट्रीम योयो इफेक्ट को जन्म दिया। क्योंकि देखिए, इस घटना की भौतिकी, मेरा मतलब है इसके पीछे की जो साइंस है, उसे समझना बहुत दिलचस्प है। मौसम विज्ञान में इस तरह के 180 डिग्री वाले बदलाव किसी एक छोटे कारण से नहीं होते। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम कर रहा था। बिल्कुल। जब हम डेटा और मौसम के मॉडल का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये कोई स्थानीय घटना नहीं थी। इसके तार तो कैस्पियन सागर की हवाओं से लेकर बंगाल की खाड़ी की नमी तक जुड़े हुए थे। मतलब ये कोई छोटी मोटी आंधी नहीं थी। एकदम सही। कई अलग अलग भौगोलिक प्रणालियों ने एक ही समय पर और एक ही जगह पर आकर इस पूरे मौसम चक्र को एक तरह से हाईजैक कर लिया था। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मतलब अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो मार्च का महीना हमेशा से एक ट्रांजिशन पीरियड रहा है। हाँ, सर्दियों की विदाई और गर्मियों की दस्तक के बीच का समय। एग्जैक्टली। एक बेहद शांत और सौम्य पुल की तरह। लेकिन इस बार कोई शांति नहीं थी। हाँ। आईएमडी का जो शुरुआती डेटा सामने आया वो दिखाता है कि मार्च की शुरुआत में ही हीट वेव यानी भयंकर लू चलने लगी थी। और गुजरात और महाराष्ट्र में तो स्थिति और भी खराब थी। हाँ, मैंने पढ़ा कि वहां जमीन इतनी सूखी और गर्म हो चुकी थी कि लग रहा था जैसे मई या जून का महीना चल रहा हो। और उस शुरुआती गर्मी का जो असली कैरेक्टर था उसे समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ तापमान का बढ़ना नहीं था। तो वो क्या था? वो एक ड्राई हीट थी, मतलब सूखी गर्मी। जब हवा में नमी बिल्कुल शून्य हो जाती है तो जमीन के अंदर जो थोड़ी बहुत बची कुची नमी होती है वो भी बहुत तेजी से वाष्पीकृत होने लगती है। ओ, तो मिट्टी एकदम कड़क हो जाती होगी। बिल्कुल। और ये स्थिति कृषि के लिए बहुत बड़ा झटका होती है, खासकर उन किसानों के लिए जो अपनी रबी की फसल जैसे गेहूं के पकने का इंतजार कर रहे होते हैं। गर्मी से फसल समय से पहले ही पकने लगती है और सूख जाती है। और ठीक जब वो किसान इस प्रत्याशित और सूखी गर्मी से जूझ रहे थे तब आसमान ने एक अलग ही खेल शुरू कर दिया। महीने के मध्य में जो मौसम ने करवट ली वो वाकई डराने वाली थी। डराने वाली तो थी ही। डेटा में बाकायदा दर्ज है कि कुछ इलाकों में 24 घंटे के भीतर 115 मिलीमीटर बारिश हुई। अब मैं कोई मौसम विज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन मेरी समझ में इतनी बारिश तो मानसून के चरम दिनों में भी बहुत भारी मानी जाती है। हाँ, जुलाई या अगस्त में भी 115 मिलीमीटर बारिश को बहुत ज्यादा माना जाता है। तो फिर मार्च के महीने में इतनी बारिश का होना, क्या ये मौसम विज्ञान के जो स्थापित नियम हैं उनको सीधा चुनौती देना नहीं है? ये निश्चित रूप से नियमों का टूटना ही है। देखिए, मार्च के महीने में वायुमंडल के पास इतनी नमी धारण करने की क्षमता आमतौर पर होती ही नहीं है कि वो इतनी भारी बारिश एक दिन में करा सके। तो फिर इतना पानी आया कहां से? इसे ऐसे समझिए कि एक छोटे से गिलास में आप अचानक एक पूरी बाल्टी पानी उड़ेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होने के लिए सिर्फ स्थानीय बादलों का बनना काफी नहीं है। अच्छा, तो बाहर से पानी आ रहा था। हाँ, इसके लिए हजारों किलोमीटर दूर से नमी का लगातार ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। और यहीं पर वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन या कह लें कि भौगोलिक घटनाओं का वो कॉकटेल सामने आता है जिसने इस तबाही को जन्म दिया। तो चलिए इस वायुमंडलीय कॉकटेल के एक एक इंग्रेडिएंट को अलग करके देखते हैं, क्योंकि मुझे सच में ये समझना है कि उस सूखी चिलचिलाती गर्मी को अचानक इतने भारी तूफानों में बदलने वाला ट्रिगर आखिर था क्या। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्रिगर था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। ये नाम तो अक्सर सर्दियों में सुनने को मिलता है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा पिछला संदर्भ देखना होगा। नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक का जो समय था,
जिसे हम मुख्य सर्दियों का मौसम कहते हैं, वो भारत में काफी सूखा और शांत रहा था। यानी सर्दियों में जो बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सही कहा। जिन पश्चिमी विक्षोभों को सर्दियों में बारिश लानी चाहिए थी, वे या तो आए नहीं या बहुत कमजोर थे। वायुमंडल में एक तरह की शांति थी, लेकिन वो शांति तूफान से पहले वाली शांति थी। मतलब पूरे 4 महीने का सूखा और फिर सीधा मार्च में आकर एक बड़ा धमाका। ठीक ऐसा ही हुआ। 13 और 18 मार्च के आसपास वायुमंडल के इस शांत पैटर्न में एक जबरदस्त हलचल शुरू हुई। 2 बेहद शक्तिशाली और तेज पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक भारत की तरफ बढ़े। और मुझे लगता है ये अपने साथ बहुत सारा पानी ला रहे थे। बहुत सारा। और ये कोई खाली हाथ नहीं आ रहे थे। ये भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, वहां से होते हुए काला सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर से गुजर रहे थे। बाप रे, इतनी दूर से? हाँ, और वहां की अथाह नमी को अपने साथ समेट कर ला रहे थे। एक सेकंड रुकिए, या मुझे एक चीज स्पष्ट करनी है। कैस्पियन सागर और ब्लैक सी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हैं? बिल्कुल, बहुत दूर है। और बीच में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और न जाने कितने बड़े रेगिस्तान और पहाड़ पड़ते हैं। अगर कोई हवा का झोंका वहां से पानी उठाता है तो तर्क तो यही कहता है कि इतनी लंबी यात्रा में उन सूखे इलाकों के ऊपर से गुजरते हुए वो सारी नमी रास्ते में ही खत्म हो जानी चाहिए। ये बहुत ही लाजमी सवाल है। तो ये नमी बिना रास्ते में गिरे या सूखे सीधे भारत के ऊपर आके इतनी भारी मात्रा में कैसे बरस सकती है? इसका जवाब वायुमंडल की संरचना में छुपा है। देखिए, ये नमी जमीन को छूते हुए या सतह के करीब से यात्रा नहीं करती। अच्छा, तो ये ऊपर से आती है? हाँ, अगर वो निचले स्तर पर चलती तो पहाड़ों से टकराकर या रेगिस्तानों की गर्मी से वाष्पीकृत होकर कब की खत्म हो चुकी होती। इसके बजाय ये नमी वायुमंडल की बहुत ऊपरी परतों में, यानी सतह से कई किलोमीटर ऊपर यात्रा करती है, जहां शायद तापमान भी बहुत कम होता होगा। बिल्कुल। वहां जेट स्ट्रीम नाम की बेहद तेज हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं। ओहो, तो क्या ये जेट स्ट्रीम ऊपरी हवा में एक तरह के एक्सप्रेसवे या कन्वेयर बेल्ट का काम कर रही हैं? ये एकदम सटीक एनालॉजी है। ये तेज हवाएं उस नमी को एक बंद पार्सल की तरह उठाती हैं और उस ऊपरी एक्सप्रेसवे के जरिए बिना किसी रुकावट के हजारों किलोमीटर दूर सीधे हमारे क्षेत्र तक पहुंचा देती हैं। कमाल की बात है। लेकिन सुनिए, ये तो सिर्फ उत्तर पश्चिम से आने वाली नमी की बात हुई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक इसी समय एक दूसरी प्रणाली भी सक्रिय हो गई थी निचले ट्रोपोस्फियर में। निचले ट्रोपोस्फियर, इसे अगर हम बिना जार्गन के आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब क्या है? निचला ट्रोपोस्फियर यानी वायुमंडल का वो सबसे निचला हिस्सा जहां हम रहते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, जहां बादल बनते हैं और जहां हमारा रोजमर्रा का मौसम आकार लेता है। मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर तक का हिस्सा? हाँ, सतह से लगभग 3 से 5 किलोमीटर ऊपर तक का हिस्सा मान लीजिए। तो इस निचले हिस्से में एक चक्रवाती हवाओं का घेरा, जिसे हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं, वो बन गया था। और ये घेरा क्या कर रहा था? इसका क्या रोल था? ये एक अदृश्य वैक्यूम क्लीनर या कह लें कि एक विशाल पंप की तरह काम कर रहा था। ये घेरा हवाओं को गोल गोल घुमाते हुए बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में गर्म और नमी युक्त हवा को खींच रहा था। और खींचकर कहाँ ले जा रहा था? इसे खींचकर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत की ओर धकेल रहा था। तो अगर मैं इस पूरी भौगोलिक स्थिति का एक मेंटल पिक्चर बनाऊं तो ये सच में एक महाद्वीपीय ट्रैफिक जैम या कॉन्टिनेंटल ट्रैफिक जैम का दृश्य लग रहा है। बिल्कुल, ट्रैफिक जैम ही था वो, हवाओं का। मतलब एक तरफ कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से नमी से भरे हुए ट्रक उस ऊपरी एक्सप्रेसवे से तेज रफ्तार से भारत की तरफ आ रहे हैं। हाँ। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से वो वैक्यूम क्लीनर गरम और नमी से भरी गाड़ियां खींचकर ला रहा है। और भारत की ठीक ऊपर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास इन दोनों रास्तों का एक भयानक क्रैश हो जाता है। और उस क्रैश की भौतिकी वो बहुत ही विनाशकारी होती है। मौसम विज्ञान में इसे विंड कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। विंड कॉन्फ्लुएंस यानी हवाओं का टकराव? हाँ, जब बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्म और नम हवाएं सतह के करीब से आती हैं और ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ की ठंडी और भारी हवाएं नीचे उतरती हैं, तो गर्म हवा तेजी से ऊपर की ओर धकेली जाती है। क्योंकि गर्म हवा तो हमेशा हल्की होती है ना? बिल्कुल, वो हल्की होती है। और जब वो इतनी तेजी से ऊपर उठती है और ऊपरी वायुमंडल की उस जमा देने वाली ठंड के संपर्क में आती है, तो वो नमी तुरंत पानी की बड़ी बूंदों में बदल जाती है। और फिर वही बूंदें जमकर ओले बन जाती हैं? एकदम सही।
वो बर्फ के बड़े टुकड़ों में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया ने उस भयंकर अस्थिरता को जन्म दिया जिससे न सिर्फ मूसलाधार बारिश हुई बल्कि बहुत बड़े इलाके में विनाशकारी ओलावृष्टि भी देखने को मिली। ये ट्रैफिक जैम वाली बात सुनने में ही रोंगटे खड़े करने वाली लगती है। लेकिन जब हम इस पूरी घटना के बाद आए बारिश के आंकड़ों को देखते हैं तो वो इस तस्वीर को और भी ज्यादा नाटकीय बना देते हैं। आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। मेरे पास यहाँ जो साप्ताहिक आंकड़े हैं वो सिर्फ एक सामान्य बदलाव नहीं बल्कि एक हिंसक झटके की कहानी कहते हैं, एक बहुत बड़े वायलेंट शॉक की। वे आंकड़े उस योयो इफेक्ट का सबसे बड़ा गणितीय प्रमाण है। अगर हम उस डेटा को थोड़ा डिकोड करें तो पता चलता है कि हमारी जमीन ने असल में किस तरह का स्ट्रेस झेला है। तो चलिए डेटा पर नजर डालते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का डेटा देखिए। 26 फरवरी से 4 मार्च के बीच वहां बारिश सामान्य से 74% कम थी। मतलब जमीन एकदम सूखी पड़ी थी, -74%। और अगले हफ्ते 5 से 11 मार्च के बीच ये सूखा और गहरा हो गया, आंकड़ा -85% तक गिर गया। बाप रे। जमीन की सतह से नमी की आखिरी बूंद भी लगभग गायब हो चुकी थी। और फिर आता है वो हफ्ता जब वो महाद्वीपीय ट्रैफिक जैम हुआ, 12 से 18 मार्च वाला हफ्ता। मैंने डेटा में देखा कि ये आंकड़ा -85% से उठकर सीधे +267% पर पहुंच गया। +267%। ये कोई सामान्य रिकवरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उत्तर पश्चिम भारत में भी यही कहानी दोहराई गई। वहां का इलाका पहले -99% और फिर -93% के भयंकर सूखे से गुजर रहा था। मतलब वहां बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। हाँ, और फिर अचानक ये सुधरकर -19% पर आ गया। अगर हम पूरे देश के औसत यानी ऑल इंडिया एवरेज की बात करें तो पहले हफ्ते में -86%, दूसरे में -92% और तीसरे हफ्ते में ये सीधे +66% हो गया। हाँ, सीधे +66%। -92% के गहरे गड्ढे से सीधे +86% की ऊंचाई पर। यह मुझे उस स्थिति की याद दिलाता है जैसे किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो। अच्छा उदाहरण है। वो बेचारा कर्ज में डूबा हो और अचानक बिना किसी सूचना के उसके अकाउंट में कोई करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दे। ये कोई राहत थोड़ी है, ये तो सिस्टम का एक बहुत बड़ा ओवरलोड है। कोई भी सिस्टम इतने कम समय में इतने बड़े बदलाव को कैसे संभाल सकता है? हकीकत यही है कि सिस्टम इसे संभाल ही नहीं पाया। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है जिसे हम मिट्टी की हाइड्रोफोबिसिटी कहते हैं। हाइड्रोफोबिसिटी, ये क्या होता है? देखिए, जब जमीन हफ्तों तक -92% के सूखे की मार झेलती है और भयंकर लू से तपती है तो मिट्टी की ऊपरी परत एक तरह से बेक हो जाती है। बेक हो जाती है मतलब पक जाती है? हाँ, वो एकदम कड़क हो जाती है। जैसे कुम्हार का बर्तन आग में पकने के बाद पानी नहीं सोखता। बिल्कुल वैसा है। वो मिट्टी एक स्पंज की तरह काम करना बंद कर देती है। तो जब उस पकी हुई जमीन पर अचानक +267% की भारी बारिश गिरती है तो पानी जमीन के अंदर रिसने की बजाय सतह के ऊपर से तेजी से बहने लगता है। ओहो, तो पानी सोखने की जगह जमीन उसे रिजेक्ट कर देती है। सही कहा। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह के मौसम बदलाव से तुरंत फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। अचानक आने वाली बाढ़। हाँ, पानी खेतों में भर जाता है। जो फसलें ओलों से बच भी गई थी वो पानी में डूबकर सड़ने लगती हैं। यह उस ओवरलोड का सीधा जमीनी असर है। प्रकृति जब अचानक से इतनी ऊर्जा और नमी डंप करती है तो वह जीवन देने वाली बारिश नहीं बल्कि एक विनाशकारी ताकत बन जाती है। ये बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीर है, खासकर उन लोगों के लिए जो खेतों में काम करते हैं या जिनका रोजगार सीधे तौर पर मौसम से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, उनके लिए ये किसी आपदा से कम नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में गूंज रहा होगा, क्या ये वायुमंडलीय ओवरलोड और जो ये ट्रैफिक जैम था वो अब खुल गया है या फिर मार्च के बचे हुए दिनों के लिए भी हमारे पास ऐसे ही किसी झटके की भविष्यवाणी है? IMD का डेटा आगे के लिए जो इशारा कर रहा है वो बहुत राहत देने वाला नहीं है। तो पूर्वानुमान क्या कह रहे हैं? जो पूर्वानुमान सामने आए हैं वे दिखाते हैं कि ये रोलर कोस्टर अभी रुकने वाला नहीं है। IMD के स्पष्ट संकेत हैं कि ये अस्थिर मौसम मार्च के अंत तक जारी रहेगा। मतलब वायुमंडल अभी भी शांत होने के मूड में बिल्कुल नहीं है? एकदम नहीं। अभी 2 और पश्चिमी विक्षोभ कतार में लगे हुए हैं। 2 और? हाँ, वो उसी ऊपरी एक्सप्रेसवे से भारत की तरफ आ रहे हैं और उनके पश्चिमी हिमालय और पूर्वोत्तर भारत से टकराने की पूरी संभावना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरे देश को
फिर से उसी भयंकर ओलावृष्टि और भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा, या फिर इसका असर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा? इसका असर क्षेत्रीय स्तर पर काफी अलग होगा। पूरे देश में एक जैसा नहीं होगा। पहाड़ों और पूर्वी क्षेत्रों के लिए चुनौतियां काफी बड़ी हैं। अच्छा, वहाँ क्या होने वाला है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल के लिए बाकायदा बहुत भारी बारिश यानी वेरी हैवी रेन की चेतावनी जारी की गई है। वहां भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड जैसी स्थितियां बन सकती हैं। और दक्षिण भारत का क्या हाल रहेगा? अगर हम प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण की ओर देखें तो तेलंगाना, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में सिस्टम थोड़ा कमजोर रहेगा। वहां सिर्फ हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। खैर, मौसम का ये लगातार खराब रहना वाकई चिंताजनक है। लेकिन इन सारे रिसर्च और डेटा को गहराई से देखने पर मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो क्या? इस पूरी तबाही और उथल-पुथल के बीच एक बहुत ही अजीब सा कूलिंग इफेक्ट भी पैदा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये इस पूरे परिदृश्य का सबसे बड़ा विरोधाभास है, एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स। वही तो। मौसम विज्ञान अक्सर ऐसे ही काम करता है। जरा सोचिए, मार्च की शुरुआत में जो भयंकर हीट वेव आई थी, अगर वो बिना किसी रुकावट के पूरे महीने चलती रहती है तो क्या होता? तब तो शायद हम लू लगने से होने वाली मौतों और भयंकर सूखे की बात कर रहे होते। पानी के संकट के भयानक आंकड़े देख रहे होते। बिल्कुल, लेकिन इन तूफानों ने जो खुद बहुत विनाशकारी है, असल में उस हीटवेव की कमर तोड़ दी। ये कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब जिन तूफानों और ओलावृष्टि ने खेतों को तबाह कर दिया, आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया, असल में वही एक रक्षक बनकर हमें उस साइलेंट किलर यानी जानलेवा लू से बचा रहे हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है। ये तो ऐसा है जैसे प्रकृति किसी एक बड़ी मुसीबत को टालने के लिए दूसरी छोटी लेकिन हिंसक मुसीबत का इस्तेमाल कर रही हो। देखिए, प्रकृति का अपना कोई नैतिक पैमाना या मॉरल कॉम्पस नहीं होता। वायुमंडलीय प्रणालियां ये सोचकर काम नहीं करती कि क्या विनाशकारी है और क्या रक्षक है। तो वो कैसे काम करती हैं? वे सिर्फ ऊष्मागति के यानी थर्मोडायनामिक्स के नियमों का पालन करती हैं। वायुमंडल में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा असंतुलन हो गया था। जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी और ऊपरी हवा में भारी नमी थी। तो प्रकृति बस उस असंतुलन को, उस अतिरिक्त ऊर्जा को किसी भी तरह से संतुलित करने की कोशिश कर रही थी। और जब वो संतुलन स्थापित होता है तो वो अक्सर तूफान और भारी बारिश के रूप में ही बाहर आता है। इसने तापमान को तो गिरा दिया, लेकिन इसकी कीमत हमें भारी अस्थिरता के रूप में चुकानी पड़ी। सही कहा। अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें, वो शुरुआती सूखा, फिर पश्चिमी विक्षोभों का वो ऊपरी एक्सप्रेसवे, बंगाल की खाड़ी का वो साइक्लोनिक वैक्यूम क्लीनर, और फिर -92% से +66% तक का वो पागल कर देने वाला उछाल, तो ये सब हमें हमारे पर्यावरण के बारे में असल में क्या बताता है? ये हमें सबसे बड़ी बात ये बताता है कि हमारा वायुमंडल अब बहुत तेजी से एक्सट्रीम्स के बीच झूलने लगा है। चरम सीमाओं के बीच। हाँ। मार्च 2026 थी ये घटना इस बात का एकदम स्पष्ट उदाहरण है कि जब लंबी दूरी की मौसम प्रणालियां और स्थानीय हवाएं एक साथ एक ही जगह पर असामान्य रूप से टकराती हैं तो क्या होता है? तबाही होती है। ये एक तरह का रिमाइंडर है कि हम अब उन पुराने, धीमे और अनुमानित मौसम चक्रों पर भरोसा नहीं कर सकते। सिस्टम के भीतर बहुत अधिक ऊर्जा फंसी हुई है और वो ऊर्जा जब भी बाहर निकलेगी तो इसी तरह के हिंसक योजो इफेक्ट पैदा करेगी। और यही वो बिंदु है जहां मुझे लगता है कि हमें सिर्फ मौसम के डेटा से आगे बढ़कर अपनी बुनियादी समझ पर ही सवाल उठाना चाहिए। आप किस समझ की बात कर रहे हैं? देखिए, हम सभी ने बचपन में स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बटी हुई 4 ऋतुओं के बारे में पढ़ा है। सर्दी, गर्मी, मानसून और शरद ऋतु। हाँ, वो 4 सीजन्स वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और हमें हमेशा से रटाया गया है कि मार्च और अक्टूबर ट्रांजिशन के महीने होते हैं, एक मौसम से दूसरे मौसम में जाने का एक बहुत ही शांत, खूबसूरत और धीमा रास्ता। जो अब वैसा रहा नहीं। एग्जैक्टली। आज के इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद, जहां एक ही महीने के भीतर महज कुछ दिनों के अंतराल में एक पूरा का पूरा देश झुलसा देने वाली लू से लेकर सब कुछ जमा देने वाली ओलावृष्टि और बाढ़ तक का सफर तय कर लेता है, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो 4 ऋतुएं अब सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गई हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर एक ट्रांजिशन का महीना इतना हिंसक और चरम हो सकता है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम मौसम को इन 4 खानों में बांटना बंद करें? शायद अब हमें इस नई, अप्रत्याशित और उग्र जलवायु वास्तविकता के लिए खुद को मानसिक और बुनियादी रूप से तैयार करना होगा। यह निश्चित रूप से आगे आने वाले समय के लिए हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है।